बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये जानने के बाद अब आगे सीखेंगे ये बनता कैसे है। तो हेडिंग डालेंगे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला पॉइंट, द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इस यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी पार्टिकल हो, वो यही टेंड करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। अब आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अब देखिए इस ग्राफ में दो पार्टिकल्स है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 to 0 होगा। अब यही दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट करें तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती जाएगी। वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, उसी स्टेट को बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट। अब कोई दो पार्टिकल या एटम है जो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट को अचीव कर चुके हैं, उसके बाद भी हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, उन्हें और ज्यादा कंप्रेस करके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके न्यूक्लियाई की वजह से लगने वाले रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन, आइडियल कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब इस ग्राफ को देखें हम, एक एनर्जी है E1, एक एनर्जी है E2। तो जैसा हम सब जानते हैं, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी अट्रैक्शन घटता जाएगा। एक मॉलिक्यूल है HI का, एक HF का। रिलेटिवली HI के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है HF से, तो बॉन्ड एनर्जी E1 HI को रिप्रेजेंट कर रही है और E2 HF को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल है O2 का, O डबल बॉन्ड O, और एक मॉलिक्यूल है N2 का, N ट्रिपल बॉन्ड N। जितने ज्यादा नंबर में बॉन्ड्स उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो E2 रिप्रेजेंट कर रहा है N2 को और E1 रिप्रेजेंट कर रहा है O2 को। अब देखें HF की बॉन्ड एनर्जी होती है 547 किलोजूल पर मोल और HS की बॉन्ड एनर्जी होती है 436 किलोजूल पर मोल। तो E1 रिप्रेजेंट कर रहा है H2 को और E2 रिप्रेजेंट कर रहा है HF को। तो अब तक हमने ये जो ग्राफ सीखा उसके नेट कंक्लूजन से आगे कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला पॉइंट, when potential energy is minimum the force of attraction will be maximum। अब जैसा हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसी पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। अब तीसरा पॉइंट, when potential energy equals to 0 or positive then bond order or bond energy equals to 0। अब जैसे हम इस ग्राफ में देखें, पोटेंशियल एनर्जी 0 है या पॉजिटिव है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर की बात ही करना गलत है। चौथा पॉइंट, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो ऑप्शन 1 ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 1 and 2 बोथ करेक्ट, ऑप्शन 3 4 करेक्ट, ऑप्शन 4 1 to 4 ऑल करेक्ट। क्या लगता है क्या है सही आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन 4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज नेगेटिव ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन? इसमें पहला ऑप्शन डेल्टा P, दूसरा ऑप्शन डेल्टा P एंड डेल्टा H, तीसरा ऑप्शन डेल्टा G और चौथा ऑप्शन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा H, डेल्टा S एंड डेल्टा G। तो अब देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसके चलते डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हुई। अब कोई आदमी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, अचानक उसका पैर फिसल गया, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, आत्मा ऊपर चली जाएगी, स्वतः प्रोसेस है, हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, स्पॉन्टेनियस है। बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसी तरीके से स्पॉन्टेनियसली होता है, दो पार्टिकल पास में रखे हुए हैं, अपने आप बॉन्ड बन जाएगा। तो इस वजह से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। अब हम जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक कैसे?
बॉन्ड जब भी बन रहा होगा कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, चाहे खुशी ही क्यों ना मिल रही हो। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू भी नेगेटिव। अब सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन नेगेटिव होंगे, सिर्फ एक चीज बढ़ रही होगी, वो है स्टेबिलिटी। एनर्जी कॉन्सेप्ट के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि हर पार्टिकल इसीलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए। हेडिंग डालेंगे टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओनली आउटर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। सोडियम का एक एटम, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन के एलिमेंट ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम भी स्टेबल हुआ, क्लोरीन भी स्टेबल हुआ, मिलकर लिया NaCl। अगला पॉइंट, 18 ग्रुप एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले से ही स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, तो बॉन्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए ये बॉन्डिंग में इंडल्ज नहीं होते। इसी में आगे सीखेंगे कोजल एंड लुईस अप्रोच, इसमें ऑक्टेट रूल। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय लूजिंग, शेयरिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड लुईस ऑक्टेट रूल। देख रहे हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन से लाया, 8 हो गए कंप्लीट, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से लाया, 8 कंप्लीट हो गए, स्टेबल हो गया। बट ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी कंसिस्ट करता है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी कंसिस्ट करता है, देन टू वो स्टेबल होता है, इसलिए नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे बट देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ लेस देन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, but they are stable like BF3, IF7, etc.